बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में क्या मामला हैं उनको भी कोशिश करते हैं कि अपने शो में डिस्कस करें। और रोज़ाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं तीन ऐसी शख्सियत कि जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तीनों ने ही क्रिकेट खेली है और उनमें से दो ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान की सब्ज कैप उन्होंने अपने सर पे सजाई और उनमें से जो पहली शख्सियत मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और जिनको आप रोज़ाना सुन रहे हैं, हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं। हमारी ट्रांसमिशन में भी आप उनको देखते हैं और उनकी गुफ्तगू यकीनन आप पसंद भी कर रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद है यंग, हैंडसम एंड एनर्जेटिक हसन रज़ा साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अली भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे तो यंग बोल दिया है और मेरे रिकॉर्ड भी बता दिया, मगर अब तक के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो चलते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड कप में वो बाबर आजम के नाम है माशाल्लाह से, और जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं इस एनर्जी की तरह और टीम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑलराइट, बाबर आजम को मुबारकबाद यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रज़ा की जानिब से और पूरी कौम की जानिब से, क्योंकि अभी एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान पाकिस्तान क्रिकेट का अभी बाकी है। और जहां हम यूथ की बात करते हैं वहां पे एक्सपीरियंस का बड़ा जो है वो अमल दखल होता है और कहते हैं कि जहां पे बुजुर्गों की मौजूदगी हो वहां पे बरकत होती है। तो हम जरा अपने शो में मजीद अपनी बरकत का एलिमेंट ऐड करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान को दिए, अपने डिपार्टमेंट से खिलाया उन्होंने और बाद में वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे सितारा बन के चमके। एक ऐसे प्लेयर्स ढूंढ के लेकर आए अपने डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट का जो क्रिकेट का कल्चर दिया, प्रोफेशनल कल्चर दिया और एक थोड़े ही अरसे में इनके डिपार्टमेंट ने ना सिर्फ कामयाबियां हासिल की बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिनेरियो है वो भी चेंज करके रख दिया। और सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि आज पाकिस्तान की अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात करें तो एक या दो मुश्किल प्लेयर, ये जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं मुश्किल पर्चे, हैंडल नहीं हो पाते। लेकिन अगर मैं नाम लूँ इनके डिपार्टमेंट से कितने मुश्किल पर्चे खेलें और कितने मुश्किल प्लेयर खेलें, उनकी मैनेजमेंट, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल था, वो इन्हीं का खासा हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही लविंग शुएब हबीब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा और अच्छा कर दिया आपने। ऑलराइट, और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, मैं जब इनका तारुफ कराता हूं तो मुझे लगता है कि अल्फाज कम पड़ गए हैं, क्योंकि मैं अपने जो 18-20 साल का मेरा मीडिया का कैरियर है उसमें बहुत सारे मैं प्लेयर्स से मिला हूं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ बात करने का मौका मिला। लेकिन जो महमूद हामिद हमें स्क्रीन पर नजर आते हैं वो उसके आधे भी नहीं। इस तरह वो आम लाइफ में बहुत ही विटी क्रिकेटर हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम। और जो सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है कि जब इनको ये समझ के डिस्कार्ड करने की कोशिश की गई थी डोमेस्टिक क्रिकेट से कि महमूद हामिद की क्रिकेट खत्म हो गई, तो फिर इन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर की और डोमेस्टिक को अपने यादगार बनाया। मेरे साथ मौजूद है महमूद हामिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं, खैरियत है? आज फ्रेश तो प्रोग्राम में आके हो जाते हैं और जिस तरह का तुम इंट्रो देते हो माशाल्लाह एक एनर्जी और आ जाती है प्रोग्राम के अंदर। और जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है और जो चीज़ें हो गई वो तो पास्ट हो गई, लेकिन वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि हाँ आपने भी कुछ किया हुआ है, आपने क्रिकेट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की हुई है जिसकी वजह से आपका भी कहीं ना कहीं नाम आता है जरूर। नहीं कि आप जो 90s के एराज में जिसने भी क्रिकेट खेली है, मैं कहता हूँ अगर 90s के एराज में जिसने क्लब क्रिकेट भी खेली है तो वो यकीनन वो भी जो आज के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से इसलिए बेहतर था कि सबसे मुश्किल तरीन दौर था 90s का, कि जहाँ पे विकेटें जो थी वो फास्ट बॉलर के लिए मुआफिक थी, बैट्समैन एक से बढ़कर एक था। मुझे याद है कि मेरे साथ एक शो में मौजूद थे आमिर सुहेल, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि परफॉर्मेंस इसलिए करनी पड़ती थी कि मुझ जैसे 10 प्लेयर पीछे लाइन में होते थे, अगर एक दफ़ा मैं ड्रॉप हो जाऊँ तो फिर पहले 10 के फेल होने का इंतजार करूं, उसके बाद मौका मिलेगा, तो अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली फिर परफॉर्मेंस जो है वो सामने आती थी। और यही वजह है कि हम बात करते हैं बार बार कि बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान की मजबूत अगर होगी तो फिर पाकिस्तान फ्लरिश करेगा। लेकिन जिस तरह मैंने महमूद भाई से बात की कि आज काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, हसन रज़ा हैंडसम नज़र आ रहे हैं और शुएब हबीब साहब हमेशा की तरह इंतहाई बुर्दबार और इंतहाई लविंग नज़र आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। और वजह यह है कि जहाँ पाकिस्तान एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रहा है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। 11-11 एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे पाकिस्तान हम वतनों को खुशियां देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी परफॉर्मेंस से। और वहीं पे जो है वह दराज की जानिब से साल की सबसे बड़ी सेल लगने जा रही है 11-11। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, वहाँ पे आप इस का विज़िट कर सकते हैं और ना सिर्फ कैश पे जो है वो आसान रियायती नरखों पर ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ आप जो है वो इंस्टॉलमेंट
पे भी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर 11/11 दराज की जानिब से लगने जा रही है। उम्मीद है कि आप इस सेल को ज़रूर अवेल करेंगे और साथ साथ जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, डिस्काउंटेड रेट हैं, उनको भी इंजॉय करेंगे। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंस्टॉलमेंट भी है, बैंक लोन्स की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, तो ये सब कुछ आप अंडर वन रूफ जो है वो अवेल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि पाकिस्तान की जीत की खुशी में जो है थोड़ा सा आप अपना बजट भी बढ़ा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11/11 को जीतने के लिए जा रहा है। तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन आज मैच खेला गया इंडिया वर्सेस नामीबिया, जहां पे इंडिया की टीम ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच समरी पे एक निगाह डालेंगे, महमूद आमिर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। महमूद भाई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी फ्रॉम इंडिया। एब्सोल्युटली, ऐसा भी नहीं था कि नामीबिया के खिलाफ भी अगर इंडिया इस तरह करे, लेकिन एक ऐसा मैच था कि जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इतना कोई, मैंने भी इतना, उसको सीधी बात है, मैंने वॉच नहीं किया और कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ मैं इस मैच को देखूं, क्योंकि पता था कि इस मैच का कोई फ़ायदा नहीं दोनों टीमों के लिए, और इंडिया ने मैच जीत ही जाना है। तो बस आखिरी मैच के हिसाब से एक, जिसे कहना चाहिए लीग का एक आखिरी मैच जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वरना अगर अक्सर होता यही है कि वो आखिरी मैचेस के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि पहले ही 4 टीमें डिसाइड हो गई सेमीफाइनल के लिए, तो वो चार्म ख़त्म हो गया। तो वो इस पे मैं क्या इतना बात करूं, तो इंडिया ने बहुत इजीली मैच जीता है। आपको ये मैच कैसा लगा, और खासतौर से नामीबिया की जैसे टीम जो मिनोज में आती है, इतनी ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, नामीबिया की क्रिकेट को आप किस तरह एनालाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी परफॉर्मेंसेज ज़रूर दी हैं, लेकिन इम्पैक्ट दिया उन्होंने अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मैच से और इस टूर्नामेंट से नामीबिया को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा। और जहाँ तक ये जैसे इंडिया की आज के मैच की बात है, इंडिया के लिए भी यूजलेस मैच था, और मेरे ख्याल में उन बेचारों के लिए तो पेनफुल भी था। इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम थी, T20 में 1-2 मैच में मतलब मैच हार गई और गलती करी, तो इस वजह से इंडिया, यही कह सकते हैं कि इंडिया की बैड लक ही कहेंगे, लेकिन इंडिया को मिस करेंगे वर्ल्ड कप में। मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। इंडिया के जिस तरीके के प्लेयर थे, इन्हें मिस करेंगे। और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, और आपने बहुत पहले ये कह दिया कि फाइनल जो है कोई एशिया की टीम नहीं जीतेगी। बिल्कुल, तो ये ख्वाहिश और फरमाइश में इतना फ़र्क बहुत देखिए, मैच के साथ और डे बाई डे चेंज होता चला जाता है। मैंने अपने मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले भी मैंने ये बोला था कि इस ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में आएंगी, जिसमें एक इंडिया होगी और एक पाकिस्तान होगी। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि हो सकता मतलब इन्हीं का फाइनल होगा। जिस हिसाब से मैच होते चले गए, जब पाकिस्तान ने इंडिया को और न्यूजीलैंड को हराया, तो उस वक्त चांस ख़त्म हो गया। जब चांस ख़त्म हो गया तो मुझे इंग्लैंड अच्छा खेलती हुई नज़र आई, मुझे ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती हुई नज़र आई, इवन कि साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली। उसकी भी बैड लक है कि वो रन रेट पे बाहर हुई, तो ये अच्छी नज़र आ रही थी। और जैसे जो मैंने बात बोली थी, वो मैं अभी कहता हूँ, देखिए 75% अभी एशिया की टीम नहीं है, एशिया की सिर्फ एक टीम है। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान अब लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेली है, पाकिस्तान अच्छा खेलते हुआ आ रही है, तो पाकिस्तान जीत सकती है। ऑलराइट, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, शेख हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एनालाइज उन्होंने किया था कि जो है वो कोई भी एशियन टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकती। ये इनका सिर्फ तज्जिया था, इनकी ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि लोग इनके तज्जिए को अपनी ख्वाहिश के पैकिंग में रैप अप करके जो है वो शायद पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एनालिस्ट हैं तो फिर एनालिसिस और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। ख्वाहिश इनकी भी है, हर पाकिस्तानी की तरह यही है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करे। हसन, आप किस तरह इस मैच को देखते हैं? आपके लिए भी यूजलेस मैच था, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा हम ये देखें कि एज ए कैप्टन विराट कोहली का T20 में यह आखिरी मैच था, रवि शास्त्री जा रहे हैं, राहुल द्रविड़ टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छी मेमोरीज तो फिर भी हैं कि जीत के ख़त्म किया। जी हाँ, मेमोरीज तो अच्छी रहती है, मगर ईजी किसी को मैच को नहीं कह सकते, क्योंकि जब इंडिया पे प्रेशर आया था, सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर रहा, जब तक 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो वर्ल्ड कप का चार्म ही वहाँ से ख़त्म होता नजर आया आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि शाहीन शाह की जो 2 बॉलें थी, वो उन्होंने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलें की, वहाँ से पाकिस्तान को एक टॉप लेवल पे लेके आया। 2 बॉलें जो के राहुल की और जो रोहित शर्मा ने खेली हैं, वो अमेजिंग बॉलें थी। वहाँ से पाकिस्तान का जो एक कहते हैं कि बूस्टअप मिला है पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान फैंस को, कि अब पाकिस्तान टीम जो है वो डेफिनेटली इंडियन बैट्समैन पर ट्रैप कर रही है। मगर जो मैच खेला है अभी, के राहुल को देखिए, लास्ट मैच में उन्होंने फिर 50 किए, उसके बाद वही शॉट है, प्रॉमिसिंग शॉट खेल रहे हैं, और रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ गए। वापस इन्होंने इंडिया जाना है, इंडिया में जाके फिर इनकी जो वहाँ पर टॉप क्लास की लीगें होती हैं, मैचेस होते हैं, वो वापस खेलने हैं। मगर कोई भी मैच ईजी नहीं होता। बहरहाल उन्होंने प्रैक्टिस करी अपनी, और शेक हैंड भी किया। मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी थे, सबने शेक हैंड किया। जडेजा की परफॉर्मेंस नजर आई इस मैच में,
वापस वो अपनी बैक परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। यशवंत हो गए, 3 विकेट उन्होंने ली और बॉलिंग नजर आ रही थी, मगर क्वालिफाइंग राउंड से तो बाहर हो गए। अब इंडिया में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि जो आईपीएल है वो इस खराब कारकर्दगी की वजह है, प्लेयर फटीक का शिकार हो गए और बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेल ली, जिसकी वजह से यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर सके। कपिल देव का भी कहना है, सुनील गावस्कर, बड़े बड़े नाम है, और न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। इन सब का ये कहना है कि आईपीएल को और फ्रेंचाइज क्रिकेट को थोड़ा दूर रखना चाहिए। आपने आईसीएल खेली हुई है, क्या समझते हैं कि कितना इंपैक्ट डाला है आईपीएल ने इस वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस पे? बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाला है, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग होती है, एक वेन्यू पे मैचेस नहीं होते। आपको पता है T20 फॉर्मेट जो है शॉर्ट फॉर्मेट होता है, उसमें आप जब एक मैच खेलते हैं दिन में 2 मैचेस होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, अगले दिन फ्लाइट होती है, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके खेलते हैं, तो डेफिनेटली हैक्टिक हो गए थे प्लेयर्स सारे। मगर उसमें गैप आना चाहिए। जब एशिया कप हो रहा है या मेगा इवेंट होता है, उसमें 2 महीने 3 महीने का गैप होना चाहिए, ताकि प्रिपरेशन आपकी जो है एक इवेंट के लिए हो, आपकी कंट्री के लिए हो। फिर लोग ज़्यादातर लीगों पे कर होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा रिटायरमेंट कितनी आ रही है। डीजे ब्रावो ने रिटायरमेंट दी, क्रिस गेल ने रिटायरमेंट दी है। तो इंडिया में यही है कि कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती जा रही है। लोग जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि लीग्स खेलें, शॉर्ट फॉर्म में खेलें, मगर बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में कि ग्रास रूट लेवल मजीद और प्लेयर्स जो है स्ट्रॉन्ग करें, ताकि क्रिकेट इंप्रूव हो। तो आप क्या देखते हैं कि इतनी लंबी जब आप क्रिकेट खेलते हैं, इतने बड़े इवेंट के लिए आप जा रहे हैं एज ए कोच, आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी खेली है, एज ए कोच आप क्या कहते हैं कि आईपीएल ने कितना इंपैक्ट डाला होगा? क्योंकि इतने अरसे एक साथ रहना, और फिर कहते हैं ना कि अगर इतने अरसे तो अगर मियाँ भी साथ रहे तो फिर एक दूसरे की शक्ल देख देख के जरा बोर हो जाते हैं। इतने अरसे एक साथ रह रहे हैं, फिर जाके इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, घर जाना आज नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, प्रोफेशनल क्रिकेट है, और अब क्रिकेट बहुत हो गई है, क्योंकि जिस तरह बात हो रही है, कमर्शलाइज इतनी हो चुकी है कि आपको बैठने का चांस ही नहीं मिलता। आपके पास काफ़ी सारी, देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, फिर लीग्स आपकी हो रही होती हैं, और आईपीएल ऐसा एक ब्रांड है कि आप देखें 90% क्रिकेट इंटरनेशनल बंद हो जाती है, सारे प्लेयर आईपीएल में खेल रहे होते हैं, बिकॉज द कमर्शियल पैसा बहुत है उसके अंदर, उसमें हाइप बहुत है, उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा होता है। तो मेरे ख्याल से एज सच इतना कोई फटीक नहीं। और खेला है उन्होंने, कहाँ है उन्होंने खेला? आईपीएल कहाँ खेला है? यूएई में खेला है। तो इतनी तो ट्रैवलिंग वहाँ पर कहाँ है? अबू धाबी। और अगर आप देखें तो अगर हाँ ये इंडिया के अंदर हो रहा होता तो फिर वो ट्रैवलिंग जो है वो फिर बाय एयर हो रही होती है, फिर लंबा लंबा आपको ट्रैवल करके जाना होता है। एक मैच कलकत्ता में तो बॉम्बे में है, फिर कहीं है उदयपुर में, जयपुर में, तो वो फिर लंबी फटीक है। लेकिन इधर आई डोंट थिंक सो। और एज ए प्रोफेशनल मेरे ख्याल से दे आर एक्सक्यूजेस फॉर होती हैं चीज़ें कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप ब्लेम दूसरी तरफ ले जाएं उसको। आई डोंट थिंक सो। आप तैयारी है ना, वही T20 खेल रहे थे और तैयारी आप वर्ल्ड कप के लिए कर रहे थे, वही सारे प्लेयर खेल रहे थे, कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे। हाँ देखिए, एक बैड डेज आप कह सकते हैं, 20 to 25 बैड डेज फॉर इंडिया, आप ये कह सकते हैं। टीम बुरी नहीं, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा, बॉलिंग अच्छी उनके बाद अच्छे ऑलराउंडर जडेजा, पांड्या, बेहतरीन बैटिंग लाइन। आप अगर किसी मुल्क के खिलाफ भी अगर आप देखें तो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन वही कहते हैं ना कि क्रिकेट में बैड डेज भी आते हैं, वो 20 to 25 बैड डेज थे उनके, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम लोग मतलब पूरी दुनिया इतनी बातें करी। अभी कुछ दिनों के बाद चीज़ें जब सही होना शुरू हो जाएंगी, जब बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एज ए टीम आपने टीम को मैनेज भी किया है, कितना रोल मुश्किल हो जाता है जब आप इतने लंबे टूर पे इतने सारे एक बेंच ऑफ प्लेयर्स को आप लेके चलते हैं, आपस में नाराज़गियाँ भी होती हैं, ऑन द फील्ड भी नाराज़गी होती हैं, ऑफ द फील्ड भी नाराज़गियाँ होती हैं, उसको मैनेज करना और साथ साथ फिर अगर लेट सपोज किसी 2 प्लेयर के दरमियान नाराज़गी, फिर उनसे परफॉर्मेंस लेना कितना मुश्किल हो जाता है इतने लंबे टूर के बाद? मेरे ख्याल में इस किस्म का तो बहुत कम ही होता है प्लेयरों में नाराज़गी वगैरह का। फिर एक एज ए मैनेजर या एज ए सीनियर इसका तरीका ये होता है कि उनके रूम में जाके आपस में अंडरस्टैंडिंग करा दी जाती है, वो दूर। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट है। प्रोफेशनल क्रिकेट में हर लड़के को ये फिक्र होती है कि मैंने परफॉर्म करना है। तो ये जो आपस की नाराज़गियाँ हैं ये सिर्फ बाहर होती हैं, ग्राउंड में सब एक होते हैं। जब बैटिंग करने जाते हैं उसको अपनी बैटिंग की फिक्र होती है, जो बॉलर होता है उसको बॉलर की होती है। ये इतने बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, अगर आप फजूल का उन बातों को इशू बनाएंगे, बाहर डिस्कस करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर प्रॉब्लम होती है। हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया की परफॉर्मेंस के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि बड़े बड़े इंडियन जो आइकॉनिक प्लेयर हैं, कपिल देव साहब हो गए, सुनील गावस्कर जी हो गए, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हुई है, और आईपीएल और फ्रेंचाइज क्रिकेट को अब फैसला करना चाहिए कि किस क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन साथ साथ अब हम बात करेंगे
जानेंगे कि पाकिस्तान के आज जो स्क्वाड का भी ऐलान हो गया कि जो बांग्लादेश का टूर करेगा, लेकिन हैरान कौन तौर पे तकरीबन वही स्क्वाड बरकरार रखा गया है कि जो वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहा है। यंगस्टर के लिए क्या चांसेस हैं, और साथ साथ जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है शोएब अख्तर के हवाले से, शोएब अख्तर को हट जाने का नोटिस भी मिल गया पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, इस पर भी बात करेंगे। और वेस्ट इंडीज़ की वीमेन टीम पाकिस्तान के इस वक्त टूर पे 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच आज खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची में, कि जहां पर आज वेस्ट इंडीज़ की वीमेन टीम ने इसको बड़ी आसानी से जीत लिया। वेस्ट इंडीज़ की मेंस टीम भी पाकिस्तान आ रही है, ऑस्ट्रेलियन जो स्केड्यूल है उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। बहुत सारी बातें जो आज हमें तीनों एक्सपर्ट से करनी है, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और पसंदीदा सेगमेंट है ये हसन रजा का, जहां इन्होंने लेस का पैकेट उठा लिया है, और हसन रजा के हाथ में देख सकते हैं आप लेस का ये पैकेट, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें। ये इनका पसंदीदा सेगमेंट है, इनको इतना शो का इंतजार नहीं होता जितना सेगमेंट का इंतजार होता है, क्योंकि है तो आखिर यंगेस्ट क्रिकेटर ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में शिरकत करेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर अभी T20 की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है। स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कौन है वो खुशकिस्मत खिलाड़ी के जो बांग्लादेश की जानिब आज़ी में सफ़र होंगे। बाबर आजम, शादाब खान नायब कप्तान, इसके अलावा आसिफ अली, फ़खर, हैदर अली, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, शुएब मलिक और उस्मान कादिर। तो ये वो स्क्वाड है कि जो 20, 22 और उसके बाद 25 नवंबर को अगेंस्ट बांग्लादेश T20 सीरीज़ में बांग्लादेश की टीम के बदले मुकाबिल होगा। एक इंतहाई मजबूत स्क्वाड का अनाउंस किया गया है, और हम अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से ये बात जानेंगे कि भले ही T20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट कुछ और आए, लेकिन जिसने अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। अब आप अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, इसमें आपको बहुत सारे वो नाम नज़र आएंगे कि जिनको शायद इस वक्त पाकिस्तान की टीम में अगले आने वाले सालों में शायद उनको नहीं होना चाहिए। यंगस्टर को मौका देना चाहिए। एक तरफ आप वर्ल्ड कप में आजम खान जैसे प्लेयर का इंडक्शन करते हैं, और दूसरी तरफ फिर आप उनको ना सिर्फ पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड में शामिल करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। सऊद शकील वहाँ जाके परफॉर्मेंस दे रहा है। सऊद शकील को यहाँ पे मैं समझता हूँ जो टेस्ट का स्क्वाड है उसमें ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे प्लेयर हैं कि जो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह भी हम शो से पहले बात कर रहे थे, साहबजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर है जो यंगस्टर है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है। रोहिल नज़ीर ऐसा विकेट कीपर है जो परफॉर्मेंस दे रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। जीशान अशरफ हैं जो मुसलसल डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस देते नजर आ रहे हैं। आखिर फिर उनको कब मौका मिलेगा, अगर आपने इन्हीं प्लेयर्स के बंच को लेकर चलना है। महमूद हामिद साहब से ज़रा डिस्कस करेंगे इस स्क्वाड को। महमूद भाई, मेरे लिए तो एक ज़ाती तौर पे, मैं तो स्टूडेंट हूँ आप लोगों के आगे, लेकिन मुझे बड़ा मायूस कुन स्क्वाड लग रहा है मुझे, क्योंकि आप फिर उन्हीं नामों पर जा रहे हैं, तो यंगस्टर्स फिर कैसे आएंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तुमने सारी चीज़ें तो कह दी हैं इसके अंदर। आप तैयारी करते हो एक मेगा चीज़ की, या आप आगे ग्रूम करना चाह रहे होते हो। मेरे ख्याल से द टाइम हैज़ टू कम, कि आ गया है टाइम के कुछ प्लेयर्स को खुद ही कह देना चाहिए, चाहे वो अच्छे नोट हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो और आपका टाइम होता है। एक लास्ट सीज़न से जब मैंने क्रिकेट छोड़ी है, मैंने टॉप किया था PIE से, 300-400 कर दिए थे। वही जो मैंने बात की। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी था कि मेरे लिए और क्रिकेट बाकी थी, मेरी क्रिकेट वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। थैंक यू वेरी मच, हो गया। ये रियलाइज़ खुद भी करना पड़ता है कि इंसान को कि अब मुझे थैंक यू, ठीक है, अब आगे भी देखना है। अभी तुमने जिस तरह नाम लिए थे, साहबजादा फरहान आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी आगा समथिंग, सलमान आगा वो टीम में आया था, उसके आपने उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया। यार इन बच्चों को अब आप बांग्लादेश के खिलाफ भी ग्रूम नहीं करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, वहां पर आप जाएंगे एक टूरिंग टीम के साथ, वो लड़के बैठेंगे, अगर बेंच पे भी वो बैठते हैं, अगर आप बेंच के ऊपर ऐसे प्लेयर बैठाओगे जो प्रूवन हो, जिसने पाकिस्तान की कप्तानी की हो, जिसने सब कुछ खेला हुआ हो, उसके बाद वो बेंच पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता ना, उसको खुद भी अच्छा नहीं लगता, इवन हमें भी अच्छा नहीं लगता यार कि पाकिस्तान को उसने इतनी क्रिकेट खेली हुई और वो आज बेंच के ऊपर बैठा, उसकी 11 में जगह नहीं पड़ पाई। तो बेंच पे तो वो यंगस्टर्स को होना चाहिए जो आगे चलकर आपके लिए आपको 10-15 साल सर्व कर सकते हो। लेकिन हम ग्रूम ही नहीं करते। फिर एंड ऑफ द डे क्या आता है, जब आपका कोई वर्ल्ड कप या बड़ा इवेंट आ रहा होता है, फिर आप उन्हीं प्लेयरों की तरफ नजर आ जाती है आपकी कि यार अभी इन्हीं को बुलाओ क्योंकि हमने तो ग्रूम ही नहीं किया। तो हमारी स्ट्रेटजीज तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, खराब है।
मैं ये कहता हूँ, यू शो मी द फेस, आई टेल यू द रूल्स। रूल्स क्या है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ, मैं नहीं आ सकता किसी हाल में, ना कहीं भी नहीं आ सकता। हाँ, किसी की शक्ल बहुत अच्छी लगती है लोगों को, चाहे वो कुछ भी ना हो, उसने ना कुछ खेला हुआ हो, ना उसका करैक्टर इतना अच्छा ना हो, उसके करैक्टर पे दाग लगे हुए हो, वो कोच भी बनेगा, वो कमेंट्री भी करेगा, वो हर चीज़ करेगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती चली जाएंगी, आप ठीक नहीं कर सकते। मैं तो आज मतलब नाउमीद हो गया हूँ बिल्कुल, ऐसा कि मेरिट है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल मैरिट नहीं है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नजर नहीं आ रही है। अब इंडिया को देख रहे हैं कि अभी उन्होंने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने कहा कि कोहली जो है प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे एज ए कैप्टन ना। रवि शास्त्री को वो उन्होंने साइड किया, अभी राहुल द्रविड़ ला रहे हैं, नई सोच ला रहे हैं, नया विजन लेकर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं स्क्वाड वही है, कहाँ है वो हारिस जिसको, कहाँ, मैं नाम ले रहा हूँ, कहाँ है वो हारिस कि जिसको आप एज ए विकेट कीपर ग्रूम कर रहे थे। रोहिल नजीर खुद आपके इस्लामाबाद के, एज ए कोच आप जैसे कोचेस के लिए कितना मुश्किल होता है कि यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, क्योंकि जब खेलना इन्हीं लोगों ने। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि शुएब साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक अरसे तक एक डिपार्टमेंट चलाया, उसमें ये एज ए कोच भी रहे, और मैंने भी एक डिपार्टमेंट से मैं खेलता रहा, मैंने कैप्टनसी भी की। मेरी टीम में भी इतने बड़े बड़े नाम थे कि अगर मैं गिनवाना शुरू हो जाऊंगा आपको, चाहे शान मसूद ले लें, अहमद शहजाद ले लें, इमरान फरद ले लें, यूनुस खान जैसे, वो भी खेलते थे सारे। मगर हम कोशिश यही करते थे कि 10 मैचेस हमारे फर्स्ट क्लास के हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं कंपनसेट करके प्लेयर को चांस देते रहे, जिसमें से वही प्रोडक्ट हमारी निकली, चाहे वो शान मसूद हो ओपनर के तौर पर, चाहे वो अहमद शहजाद हो 2008-9 में अंडर 19 अब्दुल रहमान थे। अब्दुल रहमान को बिठाते थे अक्सर, तो असलम कुरैशी लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो पेशावर के वो फील्डिंग कोच हैं। तो कहने का मकसद है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जब आप खेल रहे होते हैं तो उनको चांसेस दिए देने चाहिए ताकि वो सर्व कर सकें। अगर सलमान कादिर की मैं नाम लूँ कि मरहूम कादिर साहब के बेटे, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद कई सिनेरियो में नजर ही नहीं आए। हबीब बैंक से फिर चंद मैचेस उनको खेलने को मिले। तो आप मोटिवेशन जो है प्लेयर को खुद देंगे तो फिर प्लेयर बनेगा। आसिफ इकबाल बड़ा अच्छा प्लेयर था अंडर 19 का, जमशेद एक फास्ट बॉलर था, सारे गायब हो गए। जमशेद, उसके बाद फिर आप बात करें सऊद शकील की, ग्रेड 2 में अगर हम निजी डिपार्टमेंट से खेले, वहाँ से परफॉर्मेंस मैं इनको मुसलसल देखता आ रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंट खेलते हैं। हमें मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर चाहिए 50 ओवर्स का टेस्ट मैच का, जिसको आप कंसिस्टेंट लेके चलें और पाकिस्तान का फ्यूचर बने वो। तो ये शेब भाई भी हैं साथ में, इन्होंने भी बड़े चांसेस दिए प्लेयरों को, हमने भी दिए अपने दौर में, मगर प्लेयर जब खेलेगा ही नहीं, और मैं यही सोचता रहूंगा कि मैं अपनी बारी में मैं ही खेलता रहूंगा, तो फिर जाहिर बात है आप पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे। फिर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने खालिद लतीफ़ का, जब आप कराची की टीम के सिलेक्टर थे, खालिद लतीफ़ का, खुर्रम मंजूर का आपने जब इंडक्शन किया, तो फिर सईद आज़ाद जैसे प्लेयर को, और वो ऐसे प्लेयर जिनकी क्रिकेट तकरीबन खत्म हो गई थी, उनको आपने ड्रॉप करके इन प्लेयर्स को खिलाया था। देखिए माशाल्लाह, आपने भी बड़ी डिटेल से, महमूद ने बड़े अच्छे तरीके से, हसन ने बड़े अच्छे तरीके से बोला। मैं सिंपल से 2-3 लफ्ज़ में ख़त्म कर दूंगा। मेरे बिल्कुल इन लोगों ने सही बोला। मेरे ख्याल में फ़खर की जगह साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। अभी आपने आज़म खान के साथ, मतलब उसका आज़म खान वो बच्चा था, उसको आपके टीम में लाए, टीम में ला के आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। मेरे ख्याल में ये टूर उसको देना चाहिए था, आज़म को देना चाहिए था। ये 2 चेंज नहीं, सेलेक्ट क्यों किया था पहले ये बताइए आप मुझे। आपने सेलेक्ट किया चले वर्ल्ड कप से, फिर आपने उसको बाहर कर दिया, उस बच्चे को आपने। अच्छा महमूद थोड़ी डिबेट लग जाएगी, मैं जरा तफसील से अभी आपने उसको यहाँ पर पूछ लूँ आपसे। बिल्कुल, मैं महमूद से बिल्कुल तफसील से इस पर बात करूंगा कि फिर सेलेक्ट करने वालों से पूछें कि उस वक्त क्यों सेलेक्ट किया था, फिर पूछें कि शुएब मलिक उस वक्त आपके पास उस वक्त उनसे बेहतर ऑप्शन थे, फिर इमाद वसीम से आपके पास बेहतर ऑप्शन थे, परफॉर्मेंस तो हमें यही करते नजर आ रहे हैं, तो फिर आपके वो बेहतर ऑप्शन कहाँ गए, तो फिर क्यों इनसे रेजिग्नेशन इन जैसे लोगों से नहीं लिया जाता। अगर सब कुछ आकर रमीज राजा साहब नहीं करना है, टीम को सेमीफाइनल तक रमीज राजा साहब नहीं पहुंचाना है, तो फिर इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी और फिर प्लेयर्स को कॉल करना, ये सारी चीजें फिर कहां चले गई, ये डिस्कस करेंगे अपने तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले महमूद हामिद साहब उस टीम सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि जहाँ पे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हमें बांग्लादेश के टूर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही है। अगली फ्यूचरिस्टिक हमारी अप्रोच क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स के हमने नाम गिनवा दिए कि जो डिजर्व करते थे। कामरान गुलाम जैसा प्लेयर अगर इस टूर पर भी टेस्ट टीम में सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर कब उसको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसने डोमेस्टिक में रन किए। उस्मान सलाउद्दीन एक और ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे प्लेयर हैं जो ना सिर्फ कश्मीर लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान सुपर लीग में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हमें बांग्लादेश जाते हुए वो नजर नहीं आ रहे। महमूद कोई ऐड कर रहे थे, फिर मैं टॉपिक मैं जरा एक महमूद से ले लूं, फिर मैं आपसे एक सिर्फ मतलब ये शादाब किस बेस पे अब जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए। अभी इन पिचों पे शादाब ने आउट नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या आप क्या चाहते हैं, जाहिद महमूद को भी चांस देना चाहिए था। ठीक
सर मैं बात वही करना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें हर टीम जो है वो अपनी यंगस्टर्स को लेकर आती है और जो ग्रूम कर रहे होते हैं। इवन आपने देखा जिम्बाब्वे के टूर के ऊपर इंडिया ने अपने सारे जो है सीनियर प्लेयर्स को रोक के उन्होंने नई टीम बना के कैप्टन भी नया बनाया था, ठीक है ना, ताकि वो अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर। हम तो यहाँ पर कोई भी टीम आए, चाहे वो तो खेलते ही हम उनसे, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अब उनसे खेलते हैं जिनसे हम कोई हमें फ़ायदा नहीं है, हमारी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। हाँ, वहाँ पर कोई सीनियर प्लेयर है, खेल जाए 200 भी कर देता है वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लेकिन हम जब बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने जाते हैं, वहाँ पर एक आध हम प्लेयर को खिला देते हैं। हाँ, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम ले के चले गए, वहाँ फास्ट बॉलरों को हमने खिला दिया, उसको जो डेब्यू कराया था क्या नाम है, नसीम शाह को, और वो एक और को नहीं, हसनैन को नहीं, एक और डेब्यू हुआ था फास्ट बॉलर का, 2 फास्ट बॉलर को डेब्यू करा दिया। आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप बच्चों को ख़राब करने के लिए आपने वहाँ पर उनका डेब्यू करा दिया। यार इनको डेब्यू कराओ इन टीमों के खिलाफ, ताकि इनको थोड़ा सा एक आइडिया तो हो जाए, उनको बॉलिंग करना तो आ जाए। अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग आपने, जहाँ पर इतना अच्छा बाउंस होता है, वहाँ पर आपने उनको बेचारों को खिला के उनका कैरियर आपने ख़राब कर दिया। तो अकाउंटेबल कौन लोग हैं? इन लोगों से पूछो ना कि भाई आप देखिए इन लोगों का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड इतने बड़े हैं। जाहिर से क्रिकेट बहुत खेली हुई है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हुई है, कोचिंग से हटते हैं, टीवी पे बैठ जाते हैं और उसी टीम का आप पोस्टमार्टम करते हैं जिसको आपने तबाह किया होता। तो आप किसको कहाँ पर ब्लेम कर सकते हैं? फिर एक दूसरे के साथ आप बैठ के मजाक भी चल रहा होता है, हर चीज़ चल रही होती है, लोगों को एंजॉय करा रहे हैं आप। हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बिल्कुल भी भाई नहीं जा रहे। और ये पाकिस्तान टीम जो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली है, ये इसमें कोई एक ऐसी चीज़ डाली गई है, मेरे ख्याल से सकलैन या मैथ्यू हेडन ने इतना अच्छा इनको मोटिवेट किया और जेल किया है कि पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही है। बट अदरवाइज अगर यही पुरानी मैनेजमेंट होती तो पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो। मैंने जिस तरह मैंने कहा मोहम्मद वसीम से सवाल करना चाहिए कि जिनको आप कह रहे थे कि ये हमारे डिस्कार्डेड प्लेयर हैं, इन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, इनसे बेहतर ऑप्शन है, तो परफॉर्मेंस तो वही प्लेयर दे रहे हैं कि जिनको रमीज राजा साहब ने आने के बाद उनका इंडक्शन टीम के अंदर कराया। भाई उस तरह ये बात करें, वही मैं बात कर रहा हूं, एक और बॉलर की बात करें, मूसा की आई थिंक आप बात कर रहे हैं, मूसा की बात करें, मूसा किधर है? बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं, नसीम शाह स्टोर पे हो सकते थे, मूसा स्टोर पे हो सकते थे, यहाँ पे वसीम जूनियर को हमें खुल के चांस देना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो टीम में सिलेक्ट हुई है वो सब आपके आज हमने डिस्कस भी कर दी। लेकिन एक और जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन टॉपिक है वो है शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस की कंट्रोवर्सी। हमने पहले भी कोशिश की थी अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से, अपने प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से कि शोएब अख्तर साहब को भी हम अपने शो में इन्वाइट करें, उनका मौक़िफ़ भी हम जानने की कोशिश करें। लेकिन शायद शोएब अख्तर साहब की मसरूफियात कुछ दूसरी जगहों पर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपना मौक़िफ़ नहीं दे सके। तो मजबूरी तौर पर मजबूरन जो है हमें उनका कॉन्टैक्ट यहाँ पे, जो पाकिस्तान का पहला कोई शो, कोई ऐसा पहला कोई शो था कि जहाँ पे हमने उनका कॉन्टैक्ट दिखाया, क्योंकि उससे पहले ये एम्बिग्यूटी सामने आ रही थी, ये कन्फ्यूजन सामने आ रहा था कि शोएब अख्तर साहब बिल्कुल अलाउ है कि वो किसी भी चैनल पे बैठ सकें। और अब जो ताज़ा तरीन इसमें पेशरफ तो ये हुई है कि 100 मिलियंस का हट जाने का नोटिस भेजा गया है PTV की तरफ से, और इसके साथ साथ जो है वो 33 लाख जो उनकी 3 महीने की सैलरी है उसका भी उनको नोटिस भेजा गया है, क्योंकि जो उन्होंने डैमेज किया है एज फार एज PTV's पॉइंट ऑफ व्यू, उसका उनको नोटिस से भेजा गया है। हसन रजा से पूछ लेते हैं। हसन रजा साहब, बड़े मुश्किल हालात हैं, क्रिकेटर्स क्यों ऐसा कर देते हैं वैसे? हालात तो बहुत मुश्किल हैं, और हालात मेरे सामने भी हैं, आपके सामने, दुनिया के सामने हैं, क्योंकि मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में अब, और जो डॉक्टर नुमान हैं वो भी मेरे साथ ही हैं, बड़े अच्छे एज ए मैनेजर खेले हैं और रिस्पेक्टेबल पर्सन है मेरे साथ, क्योंकि वसी तजर्बा उनका क्रिकेट में भी रहा है। उसके बाद शोएब अख्तर जो है वो मेरे साथ 1997 में A टीम में टूर पर खेले, काफ़ी हम लोग दोस्ती कराने की कोशिश करें। देखें, एक इतना बड़ा जो मामला है ये बेसिकली, और ये इसको सॉल्व करना तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है, इतनी डिबेट ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर वहाँ बैठे हुए थे, डेविड गावर हो गए, अगर सर विवेंद्र हो गए, बहुत सारे लोग थे, सबने चीज़ें देखने की हुई हैं जो उन्होंने अपना जो। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ, उनके चैनल पे मैं जा रहा हूँ, अपनी मर्जी वो क्या करते हैं शोएब भाई। लेकिन जिस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, आप जिस तरह मैं बात कर रहा था कि मुश्किल परिचय आपने हैंडल किया, मुश्किल आपने एटीट्यूड को आपने हैंडल किया है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मुझे याद है PIA में एक ज़माने में शोएब अख्तर साहब आए, उसके बाद वो KRL में फ़ौरन चले गए, 10-15 दिन पहले शायद KRL उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये प्लेयर्स को हैंडल करना, जिस तरह मैंने कहा था, ये भी एक आर्ट है। क्यों हम अब तक हैंडल नहीं कर पाए शोएब अख्तर को? उनकी क्रिकेट पूरी इसी तरह चलती रही, फिर रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद भी फिर सब यही मामला हैं। लेकिन शोएब अख्तर एक इतना बड़ा नाम है, आप लोगों ने उसको मतलब बहुत ज़्यादा हाइट दी, रिस्पेक्ट दी, वो उसको नहीं संभाल पाए। अब जहाँ तक इसके ये कॉन्ट्रैक्ट की बात है, 3 महीने, वैसे तो कानूनी मुझे इतना आइडिया नहीं है, 3 महीने की सैलरी तो उन्हें एडजस्ट करनी पड़ेगी, बाकी 100 मिलियंस का जो वो क्या कानूनी है उसका मुझे आइडिया नहीं है। स्पॉन्सर तो उसका नहीं मुझे आइडिया। कुछ कहना चाहेंगे इसमें?
ये बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हर उसमें कि मैन मैनेजमेंट। आपको पता है कि सामने वाला जो है उसका नेचर क्या है। अगर आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो वो तो गलत है, वो तो हम सब उसको क्या है कंडेम कर रहे हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको सोचनी समझनी पड़ती हैं। आपको पता है कि मेरी नेचर कैसी है, शुभ साहब की नेचर कैसी है, हसन की कैसी है, मैं इससे कैसे सवाल करूंगा, ये इरिटेट होगा नहीं होगा, मैं आऊँगा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़। इसी तरह टीम के अंदर भी जो मैनेजर्स होते हैं, ये कोच होता है, उसको मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए कि 16 प्लेयर हैं तो 16 प्लेयर कैसे हैं कि कोई गुस्से से परफॉर्म करके देता है, कोई प्यार से परफॉर्मेंस करके देता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए जो कि उस लेवल पे मैनेजमेंट है। अब ये कहते जैसे लड़कों को संभालना, एज ए मैनेजर लड़कों को संभालना, उस वक्त लड़के डिफरेंट भी थे, हाँ, लेकिन उनको संभालना कि उनको किस तरह संभालना है, क्या उनको सख्ती करके संभलते हैं कुछ लड़के प्यार से समझ जाते थे। मेन चीज क्या होती है, अंदर परफॉर्मेंस करवाना। अगर अंदर परफॉर्मेंस कर, बाहर कुछ भी करते रहें, एज ए कोच या मैनेजर मैं बॉदर ही नहीं करता इन चीज़ों को। 100% मुझे इनसाइट चाहिए, उसके लिए मुझे सारी, इसी तरह एंकर का भी यही काम है मेरे ख्याल से कि आपने किस तरह अपने शो को रन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद हामिद साहब, आपका शुक्रिया, शेबाई भाई आपका शुक्रिया, हसन आपका शुक्रिया। आज हमारी कोशिश थी कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को समअप करें क्योंकि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। 11 नवंबर को पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा और 11 नवंबर के हवाले से हम आपको गुड न्यूज़ दी थी कि 11/11 दराज की सेल है कि जिसको आप अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट है, डिस्काउंटेड प्राइस हैं, ना सिर्फ आप कैश पे हासिल कर सकते हैं चीज़ें वहाँ जाके, और तमाम तरह चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, फर्नीचर आइटम्स हो, या ग्रॉसरी आइटम हो, ये जो भी आइटम्स हो आप दराज से हासिल कर सकते हैं इस सेल के जरिए। इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत है, बैंक लोन की भी सहूलत है, तो आप पूरी तरह से इस पाकिस्तान के सेमीफाइनल को अपने लिए यादगार बना सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।